स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये कुछ प्रॉब्लम्स किया था और वर्क डन निकाला था ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन। नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद में अब हम लोग सीखते हैं न्यू टॉपिक, इंटरनल एनर्जी। ये सीखते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इसको हम लोग सीखते हैं। इंटरनल एनर्जी हेडिंग डाल लीजिए, इंटरनल एनर्जी डिफाइन कर लीजिए, इसको कुछ डिक्टेट कर लीजिए, लिखिए इंटरनल एनर्जी। इसको डिक्टेट कर लीजिए, लिखिए द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, the total energy of the system at a particular temperature, at a particular temperature, total energy of the system at a particular temperature is called internal energy, is called internal energy of that substance, इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सब्सटेंस। पैराग्राफ चेंज कीजिए, इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू सम ऑफ द, इट इज इक्वल टू सम ऑफ द ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूट्रॉनिक एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी, और पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू और ई। तो देयरफॉर इंटरनल एनर्जी यू और ई इक्वल टू ट्रांसलेशनल एनर्जी ई टी, रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, ई आर, वाइब्रेशनल एनर्जी ई वी, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ई ई, न्यूट्रॉनिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी ई एन, ठीक है। सो दिस वन इज द सम ऑफ all types of energy which are which possesses in a fixed amount of a substance at constant temperature is called internal energy of that substance. Next, internal energy is a function of temperature, means internal energy changes only if the temperature is changes. क्यों? क्योंकि आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी ऑक्यूपाई करते हैं, हीट एनर्जी ऑक्यूपाई करेंगे, जब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी एनर्जी को बढ़ा लेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएंगे, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी बढ़ जाएंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी भी बढ़ जाएंगे। यानी ऐसा कह सकते हैं कि टेम्परेचर, यदि कोई ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर यदि कांस्टेंट हो रहा है, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं है, तो समझ जाइए इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। यानी इससे पता चला, इस पॉइंट्स को आप नोट कीजिए, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी इट इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर घटाएंगे तो यह भी घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यह भी बढ़ जाएगा। सो ये हो गया इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट, modes of transfer of energy। किसी भी बॉडी में आप
एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हैं? उनके दो तरीके से एनर्जी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या दो तरीके से सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी चेंज हो सकते हैं। कौन कौन है? फर्स्ट है वर्क के फॉर्म में, और अदर इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। दो फॉर्म में आप मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। आप हीट के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप वर्क करके ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी। नेक्स्ट थर्ड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। According to this law, energy cannot be created nor be destroyed. ये कहा कि एनर्जी ना तो आप जनरेट कर सकते हैं, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल हाँ इतना आप कर सकते हैं कि वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको ना जनरेट कर सकते हैं, ना आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बात पक्की है। तो चलिए अब इसमें मान लेते हैं हम लोग, लेट द internal energy of a system is U1। कोई सिस्टम है हमारा जिस पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो कोई सिस्टम है, उसका इंटरनल एनर्जी U1 है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको Q हीट एनर्जी हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं, इस पर हम लोग वर्क डन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इफ W वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इस सिस्टम पे W वर्क डन किया गया, तो हमने अभी बताया कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, दो तरह का वर्क डन होता है। तो ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव। ठीक उसी तरह हीट गेन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, यानी उसकी जो इंटरनल एनर्जी है, जितने आपने वर्क डन किया वो सब उसमें ऐड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ इंटरनल एनर्जी बिकम्स U1, therefore internal energy becomes U1 plus W। ठीक है, क्योंकि W हमने वर्क डन किया। इफ Q हीट एनर्जी is absorbed by the system in such a way its internal energy changes from U1 to U2। अब इसे हमने क्यों हीट एनर्जी सप्लाई किया, हीट एनर्जी उसको दिया, तो वो उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्ब किया तो फिर ये बढ़ जाएगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद ऐसा हुआ कि इसका इंटरनल एनर्जी जो U1 था अब हो गया U2, क्योंकि बार बार तो इसमें चेंजिंग आ रही है ना, तो इंटरनल एनर्जी में तो चेंजिंग आएगी। तो देयरफॉर नाउ दिस कैन बी रिटेन एज U2 वुड बी इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। अब इस U1 को यहाँ ले आइए ये साइड में, तो U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W, और U2 माइनस U1 इक्वल टू डेल्टा U, इसको लिख सकते हैं डेल्टा E भी लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू Q प्लस W। ऐसा दिस वन इज इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 मैंने माना। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि डेल्टा U इंटरनल एनर्जी
ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा। इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो ये स्टेट फंक्शन है, लेकिन Q और W अलग अलग क्या है, Q और W सेपरेटली आर अ पार्ट फंक्शन एंड separately Q and W are the path function, ठीक है, इसको भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ Q और W सेपरेटली पाथ फंक्शन है, लेकिन यहाँ डेल्टा U क्या है, स्टेट फंक्शन, और ये Q प्लस W किसके बराबर है, डेल्टा U के बराबर है। तो ये स्टेट फंक्शन है, Q प्लस W भी इस स्टेट फंक्शन के बराबर है, यानी Q and W separately are the path function plus Q plus W is a state function। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा नोट में, since Q and W separately are the path function but Q plus W is a state function, ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है, because Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा U और डेल्टा E इक्वल टू स्टेट फंक्शन, that's why we can say that Q plus W is a state function although Q and W separately these two are the path functions। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सीखा कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी किस तरह चेंज करता है। तो हमने बताया आपको कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे तो इंटरनल एनर्जी घट जाएंगे। बात आ रही समझ में? तो ये टेम्परेचर के साथ में ये घटता है और बढ़ता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। दूसरी बात, अब हम लोग नेक्स्ट, ये तो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड थे, ये बातें समझ में आई होगी आपको। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कैसे चेंज करता है, उसको हम लोगों ने देखा। ये जो हमने निकाला, ये डेल्टा यू डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, द इक्वेशन 1 इज कॉल्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको हम लोग ये कर सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन of first law of thermodynamics, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अब हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, हम लोगों ने फिर ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ा, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्म, फिर ये आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। तो अब हम लोग देखते हैं कि यदि ये प्रोसेस आइसोथर्मल हो, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन हम लोग निकाला, उसमें यदि प्रोसेस आइसोथर्मल हो तो क्या चेंजिंग आएगा, यदि आइसोकोरिक हो तो क्या चेंजिंग आएगा, तो उसका अब हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए अब हम लोगों ने ये सीखा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने अभी ये देखा कि फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, मैथमेटिकल्स एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोगों ने इससे निकाला डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 1, ये आपने अभी पढ़ा। तो चलिए अब हम लोग ये मानकर चलते हैं हम लोग ये निकाला कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और हम लोग ये जानते हैं सिंस डब्ल्यू इक्वल टू पी एक्सटर्नल, ठीक है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, W की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी, ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल लिए। तो P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, यानी इसको dVV लिख सकते हैं आप, इसका मतलब dV, ऐसे चेंज इन वॉल्यूम हो गया। चलिए अब हम लोग इसको, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आइसोथर्मल ये प्रोसेस के लिए, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, सभी के लिए हम देखते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट, यानी केस फर्स्ट, इफ प्रोसेस बी आइसोथर्मल, प्रोसेस बी आइसोथर्मल, अब ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जानते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, और आप ये जान रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, नो चेंज। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू क्या, इंटरनल एनर्जी चेंज, प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो क्या डेल्टा यू चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, यानी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू 0, याद रखेंगे, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल के लिए भी तो हमको पता है ना, dt डेल्टा t इक्वल टू 0, चेंज इन टेम्परेचर, वो भी तो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा t 0 ये आप पहले से जानते हैं, और डेल्टा t 0 तो डेल्टा u भी 0, यानी डेल्टा u 0, डेल्टा t क्या हो गए, 0 हो गए, ठीक है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया 0, देयरफॉर from equation 1 आप क्या लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, देयरफॉर आप यहाँ से लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब ये क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया, ठीक है, तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू का मतलब यहाँ W क्या है, निगेटिव, तो W जब निगेटिव हो गए तो हमने बताया था कि वर्क डन दो तरह का, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम निगेटिव, तब यहाँ पर ये क्या है, W क्या हो गया, निगेटिव, यानी वर्क इज डन
बाय द सिस्टम। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जो Q उतनी हीट एनर्जी में चेंज, तो W इक्वल टू माइनस Q यदि है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम। और जब सिस्टम वर्क डन कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो सिस्टम को वर्क डन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, एनर्जी चाहिए ना। जैसे मान लेते हैं आप स्कूटर चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं, तो स्कूटी चलाते हैं तो स्कूटी आपका सिस्टम हुआ, तो सिस्टम को वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। तो एज ए एनर्जी आप क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, ठीक है। तो वह सिस्टम में आपने एनर्जी वर्क, ये एनर्जी आपने दिया सिस्टम में ना, आपने एज ए ये फ्यूल आपने एनर्जी उसको दिया, ठीक है। तो जब ऑन द सिस्टम ये हुआ तो ये क्यू क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। हीट एनर्जी ऑन द सिस्टम, ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क इज डन, ठीक है, बाय ये हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो ये Q इक्वल टू माइनस W ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस, नेक्स्ट केस 2, केस 2, इफ प्रोसेस बी आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट होते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट होंगे तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होंगे, चेंज इन वॉल्यूम हमेशा जीरो होगा, ठीक है। तो जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होंगे और आइसोकोरिक प्रोसेस, तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी, therefore delta V change in volume equal to 0 for isocoric process। तो डेल्टा V यानी ये dV क्या हो गया, 0। तब P एक्सटर्नल W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, तो हम लोग ये जान रहे थे, therefore W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV, और dV क्या हो गया, 0। तो जब ये 0 हो गया तो therefore W इक्वल टू 0, यानी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, अब ध्यान से दीजिएगा, ध्यान देखिएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस W क्या हो गया, 0, यानी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज 0। जब वर्क डन 0 हो गया यानी वर्क हुआ ही नहीं, ठीक है। तो जब वर्क हुआ ही नहीं, क्यों 0 हो गया, क्योंकि डेल्टा भी 0 है। तो जब डेल्टा भी 0 हो गया तो देखिए, now from equation 1, तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस ये वाला पार्ट हो गया 0, ठीक है। तो जब ये 0 हो गया तो क्या हो गया, डेल्टा U इक्वल टू Q, यानी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी would be equal to the amount of heat energy gain or lose by the system, ठीक है। अब यदि Q एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू Q आउट ऑफ सिस्टम, तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अब यहाँ से ये पता चले, इसको इक्वेशन मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है। देखिए, इफ Q एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, Q इक्वल टू माइनस डेल्टा U, इफ Q एनर्जी is given out by the system, ठीक है, मीन्स यहाँ से माइनस Q इक्वल टू डेल्टा, इस तरह से होगा। तो ये 2 कंडीशंस है, तो आप इसे याद रखेंगे, कब किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और कब किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट केस 3, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, आपने पढ़ रखा है कि एडियाबैटिक जो प्रोसेस होते हैं, उस एडियाबैटिक
प्रोसेस के लिए Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 है, ठीक है, तो जब Q 0 है तो डेल्टा U Q इक्वल टू 0, ये हो गया 0, तो डेल्टा U इक्वल टू W, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर डेल्टा U इक्वल टू W। इक्वेशन थर्ड, यानी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस W इक्वल टू डेल्टा U होते हैं, ठीक है। इफ W इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, यदि W वर्क इज डन ऑन द सिस्टम डेल्टा E वुड बी पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम डेल्टा U इज पॉजिटिव, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, work is done on the system delta U would be positive, or if work is done by the system delta U would be negative। ये दोनों बातें आप याद रखें। तो ये हो गया फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सारी कंडीशंस को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, इफ द प्रोसेस बी साइक्लिक, तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम जो होता है रिटर्न हो करके इनिशियल स्टेट में आ जाता है, यानी जो स्टेट में होता है वो जो पहले उसकी इंटरनल एनर्जी होती है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम रिटर्न्स इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, सच टाइप ऑफ प्रोसेस और थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो बताइए, जब कोई सिस्टम है तो जिस स्टेट में वो था, ठीक है, आफ्टर अंडरगोइंग ए सीरीज ऑफ चेंजेस इट कन्वर्टेड इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। जब ओरिजिनल स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग होगा? बताइए, चेंजिंग होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भैया जहाँ था वो तो वहीं पे आ गया ना, तो उसकी इंटरनल एनर्जी तो वही हो गई ना जो पहले थी, ठीक है। तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आ गया। ऐसे भी इंटरनल एनर्जी क्या? स्टेट फंक्शन है। तो जिस स्टेट में सिस्टम था, ठीक है, आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस सिस्टम रिटर्न्स इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो स्टेट तो वही आ गया ना। तो जब स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आया तो क्या इंटरनल एनर्जी चेंज होगा? कभी नहीं होगा। यानी फॉर साइक्लिक प्रोसेस हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा E इक्वल टू 0। नेक्स्ट, फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा E वुड बी इक्वल टू 0। अब डेल्टा E 0 हो गए तो देयरफॉर 0 इक्वल टू Q प्लस W, देयरफॉर Q इक्वल टू माइनस W। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए ऐसे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आइसोबारिक प्रोसेस। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होंगे तो dP इक्वल टू 0, और जब dP 0 होंगे, ठीक है, dP क्या होगा? 0। तो जब dP 0 हो गए तो क्या होंगे? देख लीजिए। तो जब तो ये यहाँ पर dP 0 हो गया, तो dP 0 होने का मतलब प्रेशर चेंज इन प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या होंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। तो फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस सिंस dP इक्वल टू 0 therefore dV is also equal to 0। और जब dV 0 हो गया, ठीक है, तो जब dV 0 हो गया, ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा E इक्वल टू Q, ऐसा। तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस ये हम लोगों ने देखा कि फॉर ये आइसोबारिक प्रोसेस ऐसे होंगे, और इस कंडीशंस में जो एट कांस्टेंट प्रेशर isobaric process dP equal to 0 means pressure is constant,
प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, और कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो और हीट एनर्जी कंज्यूम हो रही हो, तो क्यों हीट एनर्जी कंज्यूम हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको बोलते हैं हीट कंटेंट्स। तो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू हीट कंटेंट्स, और इसी को बोलते हैं एंथैल्पी, और इसको H से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग अगली क्लास में एंथैल्पी के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि एट कांस्टेंट प्रेशर यदि कोई प्रोसेस हो रहा हो, उसमें जो हीट एनर्जी चेंज होता है वो क्या कहलाता है, आपका एंथैल्पी कहलाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे में कंटिन्यू करेंगे। सो ओके, वेरी वेरी थैंक्स टू